श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और रोज की तरह आज हमने बहुत खास विषय रखा हुआ है। खासकर जो चीजें पिछले 1 साल से 1.5 साल से जब से कोरोना की दस्तक देश में और पूरे विश्व में हुई है, हमें लगातार सुनने में आ रही हैं, वो है कोरोना से संबंधित जांचें। और कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो लगातार हमारे कानों में रोज सुनाई देते हैं कहीं ना कहीं से। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान, बेहद उपयुक्त व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हैं डॉक्टर सुमित रावत, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। साथ ही साथ आप वायरोलॉजी लैब के इंचार्ज हैं सागर मेडिकल कॉलेज में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और पहले तो आपके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप लोग काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी गतिविधि का केंद्र जो है लैब होता है, वायरोलॉजी लैब, जहां पे सारी जांचें होती हैं। पिछले 1 साल से लगातार काम हो रहा है वहां पे, जब से कोरोना हमारे देश में दस्तक दिया हुआ है। और पिछला जो 2 महीना रहा, बहुत ज्यादा बर्डन था जांच का। तो इन सारे दबावों के बीच में आप लोगों ने कैसे ये समय निकाला और सब कुछ कुशलतापूर्वक आप लोगों ने संपन्न किया? जी, एक तो ये है कि काम जब सामने दिखाई देता है तो अपन को अपनी परेशानियां जो है वो भूल जाते हैं, और दूसरे की परेशानियां जब दिखाई देती हैं तो अपनी जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको छोड़ के अपने को बड़े लक्ष्य की तरफ काम करना पड़ता है। तो वही प्रेरणा लेके हमारी सारी टीम काम करती है। और हमारी टीम में काफी सारे लोग हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में हमारे हेड हैं राय सर, इसके अलावा डीन साहब हैं, और जब भी जैसी भी जरूरत पड़ती है तो कमिश्नर सर का भी, वो भी हमारी लैब के सुपरविजन करते रहते हैं। पूरा सहयोग उनसे मिलता है। और इसके अलावा जो नीचे की टीम है, अटेंडेंट से लेके हमारे टेक्नीशियन और हमारे जो दोनों साइंटिस्ट हैं, तो वो भी दिन रात लगे रहते हैं। सभी में एक जज्बा है कि हमको अच्छे से अच्छा काम करना है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी जो है उससे बचा जा सके। जी, बहुत बड़ी बात है। सभी के सहयोग से आप काम कर रहे हैं और जज्बा है कि हर तरीके से हर परिस्थिति में अच्छा काम करना है और लोगों को रोग मुक्त करना है, उन्हें सुविधाएं देनी है। डॉक्टर साहब, अब हम सीधे अपने विषय पर आते हैं और हम जांचों के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। कोरोना को लेकर के बहुत सारी जांच प्रचलन में है। हमेशा हम सुनते हैं आरटीपीसीआर के बारे में, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। तो इन सारे टेस्ट की अलग अलग क्या महत्ता है और कौन सा टेस्ट कब करवाना चाहिए? इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो तो आरटीपीसीआर टेस्ट है, जो रियल टाइम पीसीआर टेस्ट अपन बोलते हैं, जिसको गले से या नाक से जिसका सैंपल लिया जाता है, और ये काफी एक्यूरेट होता है। इसकी जो स्पेसिफिसिटी अपन बोलते हैं, मतलब सही व्यक्ति को पहचानने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। सेंसिटिविटी में कभी कभी थोड़ी सी कमी हो सकती है, सैंपल लेने के तरीके के हिसाब से या समय के हिसाब से। अगर अपन बहुत जल्दी सैंपल ले लेते हैं, जैसे किसी को आज ही कांटेक्ट हुआ है, आप किसी व्यक्ति के साथ आज के दिन ही बैठे हैं और कल एकदम आपने टेस्ट करा लिया पॉजिटिव होने से पहले, तो कल हो सकता है कि ये टेस्ट नेगेटिव आ जाए और 5-6 दिन बाद जब आप कराएंगे तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे जैसे वायरस की संख्या शरीर में बढ़ती जाएगी। इसके अलावा होता है एंटीजन टेस्ट, जो इससे कम सेंसिटिव होता है, लेकिन उसका फायदा ये है कि एंटीजन टेस्ट बहुत कम समय में हो जाता है और किसी भी जगह पे इसको किया जा सकता है। जैसे कि जहां लैब उपलब्ध नहीं है, ऐसी जगह गढ़ाकोटा या पेरीफेरी की जो अपने बंडा वगैरह है, ऐसी छोटी जगहों पे, यहाँ तक कि अब जो माई लैब करके एक टेस्ट चल गया है, सेल्फ टेस्ट, तो इसको व्यक्ति मेडिकल स्टोर से खरीद के खुद अपने घर पे शीशे में देख के कर सकता है। तो ये सारे एंटीजन टेस्ट होते हैं। तीसरा टेस्ट आता है अपना एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, उसको जांचने के लिए होता है। ये 2 परिस्थिति में अपन एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि अपन जब एंटी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी देखते हैं, तो ये अपने को वैक्सीनेशन से कितना रिस्पांस मिला है अपनी प्रतिरोधक क्षमता में, ये जांचने के काम आता है। और अगर अपन टोटल एंटीबॉडी देखते हैं, तो कोई पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये वो जांचने के काम आता है। तो इस तरह से एंटीबॉडी टेस्ट भी अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं, वैक्सीन के लिए और इन्फेक्शन के लिए, दोनों की जांच करने की। जी, बहुत विस्तार से आपने बताया सारे टेस्ट के बारे में। अब हम थोड़ा स्पेसिफिक और विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। पहली चीज आपने ये बताया कि एंटीजन टेस्ट जो होता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तुरंत आप उसके रिजल्ट्स पा सकते हैं और ये मुतमईन हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं है। इसमें ये चीज समझना चाहेंगे हम कि अगर एंटीजन टेस्ट निगेटिव आया है तो क्या वहां आरटीपीसीआर से पॉजिटिव होने की संभावना हो सकती है? बिल्कुल,
100% जो है, अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आए और अगर सिम्टोमेटिक है व्यक्ति अगर सिम्टोमेटिक है तो उसको आरटीपीसीआर जरूर कराना चाहिए। अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिम्टम है, एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो अपने को इलाज लेना है, और घर में और किसी का भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी जांच करानी है। अगर सिम्टम है और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो अपने को आरटीपीसीआर जरूर कराना है, ये कंफर्म करने के लिए कि ऐसा तो नहीं एंटीजन टेस्ट में अपना जो है छूट गया है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी कम होती है। जी डॉक्टर साहब, यदि हम यही चीज आरटीपीसीआर के केस में इस चीज की बात करें तो क्या आरटीपीसीआर में भी ऐसा हो सकता है कि एक बार आपका टेस्ट नेगेटिव आया लेकिन कुछ समय के बाद आपको लग रहा है कि आपके अंदर लक्षण हैं? हालांकि आपने शुरू में बताया कि वो डेज में फर्क हो सकता है कि आपने किस दिन कराया, किस दिन बाद आपको कराना चाहिए था। यहीं पे एक चीज और भी मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि लक्षण आने के या फिर आपको बीमार या कुछ भी आपको अनयूजुअल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप सामान्य दिनचर्या में और सामान्य स्वास्थ्य के साथ नहीं हैं, तो कितने समय के बाद आपको टेस्ट करवाना चाहिए ताकि रिजल्ट में वो चीज रिफ्लेक्ट करे, वो चीज प्रदर्शित हो? जैसे किसी से कांटेक्ट हुआ है ऐसे व्यक्ति से जिसको कोरोना है तो चौथे से 5वें दिन कराना चाहिए, और अगर लक्षण आ गए हैं तो लक्षण के शुरू होने से दूसरे दिन कराना चाहिए। जैसे आज लक्षण आने शुरू हुए हैं तो मुझे कल टेस्ट कराना चाहिए। जैसे ही लक्षण थोड़े थोड़े बढ़ते हैं और उस समय टेस्ट कराना सबसे उपयुक्त होता है। बहुत सारे लोग इसमें ये गलती करते हैं कि पहले दिन लक्षण आए और उसके बाद अगले दिन उनको लक्षण फीके पड़ गए तो वो अगले दिन जांच नहीं कराते हैं, और फिर बीच में 2-3 दिन के लिए लक्षण जो है धीमे पड़ जाते हैं। फिर 5वें-6वें दिन क्या होता है, लक्षण फिर अचानक से बढ़ने लगते हैं और इस बार आदमी को बुखार ना होकर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ऐसे लोग अक्सर लेट हो जाते हैं। तो बुखार आया है उसके अगले दिन टेस्ट कराना बहुत जरूरी है ताकि किसी तरीके की असुविधा है उससे बचा जा सके। लापरवाही नहीं करना है, और जैसे ही आपको बुखार आना है आपको इंतजार नहीं करना है कि ये वायरल फीवर होगा, ये सही हो जाएगा। बाद में चलकर के सांस लेने की तकलीफ जैसी समस्याएं आती हैं तो कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ जाती है। उस स्थिति में मरीज का इलाज करना डॉक्टर्स के लिए भी काफी कठिन होता है। डॉक्टर साहब, आरटीपीसीआर के केस में हमने बात की थी कि यदि नेगेटिव आ गया लेकिन सिम्टम्स आपके बने हुए हैं तो क्या आपको दोबारा जांच के लिए जाना चाहिए? अपन 2 दिन बाद दोबारा जांच करा सकते हैं, कम से कम 48 घंटे का गैप देके एक बार फिर से करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इसकी कोरोना के होने के काफी चांसेस हैं, जैसे प्लेटलेट की संख्या कम होना, डी डायमर का बढ़ जाना, सीआरपी लगातार बढ़ा रहना, तो ये कुछ चीजें होती हैं, या फेरिटिन का बढ़ना। अगर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं तो ऐसे लोगों को जरूर 2 दिन बाद रिपीट करना चाहिए। जी। और चर्चा के शुरुआत में ही आपने एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में बात की कि 2 केस में एंटीबॉडी टेस्ट हो सकता है। यदि कोई मरीज या यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जिसको कभी पूर्व में पास्ट में कभी उसको रहा हो कि मेरे अंदर कुछ लक्षण आए थे लेकिन वो सही हो गया, स्वतः सही हो गया अपने इम्यून सिस्टम की वजह से या कुछ दवाइयों की वजह से, यदि वो ये जांच करना चाहे स्वयं की संतुष्टि के लिए कि क्या कभी वो कोरोना पॉजिटिव रहा है पूर्व में, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए टोटल एंटीबॉडी करा सकते हैं। टोटल एंटीबॉडी से ये पता चल जाता है कि कभी कोरोना अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। जी डॉक्टर साहब, जांचों के ही बीच में हम एक चीज और भी समझना चाहेंगे, क्या इसका कोई स्कोर होता है कि स्कोर के माध्यम से उसकी गंभीरता का अंदाजा लगा लें, खासकर अगर हम आरटीपीसीआर की बात करें? जी, स्कोर जरूर होता है, लेकिन स्कोर से केवल वायरस की संख्या का पता चलता है, और बीमारी की गंभीरता जो है वो बहुत कम वायरस के स्कोर पे भी अधिक गंभीर हो सकती है। इसका उल्टा, जो लोग ज्यादा स्प्रेड करते हैं और एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं उनमें भी अमूमन जो है वायरस की संख्या बहुत अधिक पाई गई है, लेकिन उनको सिम्टम कुछ भी नहीं होते हैं। तो वायरस की संख्या का जो है कोई डायरेक्ट रिलेशन इसकी गंभीरता के साथ नहीं है। जी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर वायरल लोड ज्यादा हो, यानी जिसके अंदर वायरस की संख्या अधिक हो, वो ज्यादा इन्फेक्शियस होगा, ज्यादा कॉन्टेजियस होगा, ज्यादा संक्रामक होगा। बिल्कुल, वो ज्यादा संक्रामक होगा जिसके अंदर वायरस की संख्या अधिक है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमको आइसोलेट करने की जरूरत है। उसमें आइसोलेशन की गाइडलाइंस में भी अभी जो चल रहा है, जिसमें 12-15 दिन के बाद अपन जो है 15 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो आइसोलेशन को खत्म कर सकते हैं। उस समय भी कई लोगों के टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन 32, 33, 34 इस तरह का स्कोर आता है। इसका मतलब वायरस की संख्या इतनी कम है कि ये किसी दूसरे को फैला नहीं सकते। जिनका 28 से कम स्कोर होता है, केवल वही लोग जो है वो दूसरों को फैला सकते हैं, ऐसा स्टडीज में पाया गया है। यदि कोई व्यक्ति एक बार पॉजिटिव हो गया और 14 दिन के बाद मान लीजिए वो स्वस्थ महसूस कर रहा है, तो दोबारा उसको नेगेटिव रिपोर्ट लेने के लिए कब जाना चाहिए जांच करवाने के लिए, ताकि संसाधन के ऊपर ज्यादा दबाव भी ना पड़े और ऐसे समय में नेगेटिव के लिए जाए ताकि उसका नेगेटिव वास्तव में भी आ जाए?
नहीं, अभी के जो गाइडलाइंस हैं इसमें नेगेटिव रिपोर्ट की जो मान्यता है ये खत्म कर दी गई है जी। अनलेस कि किसी को दोबारा सिम्टम आने शुरू हो जाए या उसको कोई मजबूरी पड़ जाए या कानून की तरफ से या अगर कोई ऐसे नौकरी पेशा है उसको नेगेटिव रिपोर्ट लगाना अगर जरूरी हो तो केवल उन चीजों के लिए ही नेगेटिव कराने की जरूरत है। सामान्य परिस्थिति में दोबारा रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है अगर व्यक्ति स्वस्थ हो गया है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग स्वस्थ हो चुके होते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक ब्लॉकेज बना रहता है कि वो शायद अभी निगेटिव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वैसे व्यक्तियों के लिए आपकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको दोबारा जांच कराने की जरूरत नहीं है यदि आप स्वस्थ हो चुके हैं पूर्ण रूप से तो, और ये गाइडलाइंस में ये चीजें आ चुकी हैं। जी डॉक्टर साहब, बस आखिरी में आपसे हम चलते चलते, चूंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोविड के बाद जो रोगी स्वस्थ हो चुके हैं उनमें भी कई तरह की जटिलताएं देखने में आ रही हैं, ब्लैक फंगस जैसी समस्याएं। तो आप लोगों के जांच में, अध्ययन में, इन्वेस्टिगेशन में, रिसर्च में क्या चीजें आई हैं और उनकी जांचें किस तरह से होती हैं? एक तो ब्लैक फंगस का नाम जो आजकल काफी चल रहा है, तो इसमें लगभग जिसको 10-15 दिन हो चुके होते हैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, ये अस्पताल में जो लोग एडमिट हो चुके होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है, जिनका ऑक्सीजन और स्टेरॉइड वगैरह चले होते हैं और जिनकी शुगर थोड़ी हाई रही है या जो डायबिटीज के पेशेंट हैं। तो इसके लिए पहले एक तो जो दांत की जांच है पहले ये करा लें अगर किसी के जबड़े में दर्द हो रहा है तो। अगर आंखों में दर्द है या आंखों के चारों तरफ सूजन है तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। उनके दांत के डॉक्टर या नाक कान गले के डॉक्टर जो है अगर कहीं पे ऐसी कोई ग्रोथ या ब्लैक फंगस जैसी कोई चीज पा रहे हैं तो वो फिर हमारे पास उसको लेबोरेटरी में कंफर्म करने के लिए भेजते हैं। तो वहां से एक टुकड़ा या एक मटेरियल जैसे कुछ भी ग्रोथ है या कुछ है उसको निकाल के हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में भेजा जाता है, जिसमें हम उसको माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं और उसका कल्चर करके भी देखते हैं कि कौन से प्रकार की फंगस की ग्रोथ हो रही है। तो उसकी जांच कंफर्म हो जाती है माइक्रोबायोलॉजी लैब में। इसके अलावा दूसरी चीज जो है आजकल देखने में आ रही है वो है हेपेटाइटिस, बच्चों में काफी कॉमन हो गया है। और इसके अलावा जो एन्सेफेलाइटिस या जिसको अपन गुलियन बारे सिंड्रोम नाम से जानते हैं, ये भी काफी देखने में आ रहा है बच्चों में। ऐसे बच्चों में जिनको 15 या 20 दिन पहले बुखार आया था, अब बहुत सारे बच्चों में क्या है कोविड की जांच नहीं हो पाती है। तो ऐसे बच्चे जिनकी जांच नहीं हो पाई, शायद बिना लक्षण के भी या बहुत कम लक्षण से 15-20 दिन बाद फिर अचानक से इनको क्या होता है कि पीलिया डेवलप हो जाता है। तो ये सब जितनी भी बीमारियां हैं इनको अपन मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म MIS है, ऑफ चिल्ड्रन बोलते हैं, या मिस-सी के नाम से अपन इसको जानते हैं, जो आजकल काफी पत्रिकाओं वगैरह में न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। तो इसके प्रति भी अपने को जागरूक रहने की जरूरत है। कुछ बच्चों को एडमिट भी करना पड़ता है, परंतु बच्चों का क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो ज्यादातर बच्चों की स्थिति में हमको अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। सामान्य शब्दों में यदि मैं जानना चाहूँ, आम भाषा में, कि बच्चों के अंदर ये जो लक्षण आपने बताए हैं पोस्ट कोविड हेपेटाइटिस की, क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या लक्षण आते हैं ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं उनके, वो समझ सकें? पीलिया के जो लक्षण होते हैं उससे मिलते जुलते लक्षण आते हैं आमतौर पर। बच्चा जो है खाना खाना छोड़ देता है, उसको भूख नहीं लगती है, उल्टी की शिकायत भी बच्चे को हो सकती है, आंखें जो है वो पीली दिखाई देने लगेंगी, उंगलियां या आंखें पीली दिख सकती हैं, इस तरह की शिकायत होती है। या बच्चों में अचानक से कमजोरी आ जाना, जैसे बच्चा ठीक से चल नहीं पाए, तो ये दिमागी बुखार का संकेत होता है। या बच्चे को मिर्गी जैसे या झटके आने लगना, तो इस तरह की शिकायतें भी बच्चों में आजकल देखने को मिल रही। डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने हमारे श्रोताओं को तमाम जांचें जो कोविड से रिलेटेड हैं, जो कोविड से संबंधित हैं और कोविड के बाद जो जनित कॉम्प्लिकेशंस हैं, जटिलताएं हैं, उसके बारे में आपने समझाया। निश्चित रूप से उनके अंदर बहुत जागरूकता आई होगी आपकी बातों को सुनने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला और आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद।